अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर इंतहाई अहम है और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1898 के बारे में। जैसे इससे पहले हमने PPC पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के ऊपर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, जिसके अंदर मैंने बच्चों को उसका सिलेबस और उसके अंदर ये भी बताया था कि आप लोगों ने PPC के कौन कौन से सेक्शन करने हैं जो SDO के सिलेबस के अंदर पर्टिकुलरली हैं। आपको पता है कि पूरा CRPC या पूरा PPC नहीं है, उसके कुछ सेक्शंस हैं जो आपने करने। उन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं SDO के सिलेबस के अंदर PPSC वालों ने। इसी तरह बिल्कुल CRPC भी हमने सारा नहीं करना, उसके 4 मेन टॉपिक करने हैं हमने, और उन टॉपिक के रिलेटेड जो भी हमारे पास सेक्शन होंगे हमने पर्टिकुलरली सिर्फ उनको ही करना है। वो मैंने यहाँ सारे लिखे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा भी। और उसके हवाले से आज हमारे उन 4 जो टॉपिक हैं जो PPSC ने दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर में से एक कंप्लीट हम कर लेंगे। जो पहला है अरेस्ट के बारे में। PPSC ने यहाँ हमें 4 मेन टॉपिक दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास आता है अरेस्ट के बारे में, फिर सर्चेस के बारे में है, फिर ट्रायल के बारे में है, और उसके बाद हमारे पास अपील्स के बारे में। ये 4 टॉपिक्स हमने करने हैं SDO पीरा के सिलेबस के अंदर। बाकी सारा CRPC हमने नहीं करना। इन 4 टॉपिक्स को CRPC का कौन कौन सेक्शन डील करता है ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात तो ये है कि 11-12 की बजाय टेस्ट पोस्टपोन हो गया है और अब सुनने में आ रहा है कि 24-25 अक्टूबर को टेस्ट होने जा रहा है। तो ये मैं आज आप लोगों के लिए ये जो हमारा सिलेबस है इसमें जो 4 टॉपिक हैं, एक पहला टॉपिक जो हमारे पास सेक्शन 46 से लेके 67 तक एक ह्यूज सिलेबस का जो पार्ट है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा और उसकी कंप्लीट नो हाउ आपको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। और इस लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिसके अंदर आपको ये सेक्शंस के नेम तक याद हो जाएंगे कि कौन सा सेक्शन क्या है, उसका नंबर क्या है और उस सेक्शन के अंदर क्या चीज़ है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप चैनल पहली दफ़ा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा नाम है यूनुस भट्टू। आज हम आप लोगों के लिए स्पेशली CRPC का जो पोर्शन है वो लेकर आए हैं और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। यूनुस इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए 50% डिस्काउंट दे रहा है हमारे जो नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स, और उसके अलावा हम आप लोगों के लिए टेस्ट सेशन लेकर आ रहे हैं। पहले हमारे जो पास स्टूडेंट हमारे पास इनरोल हैं उनके लिए हमने हर एक एक्ट वाइज पहले हमने उनको एक एक एक्ट करवाया, फिर 2 एक्ट करवाए, फिर उनको हाफ सिलेबस करवाया, फिर उनको कंप्लीट सिलेबस भी करवा के उनका ग्रैंड मॉक टेस्ट भी हो चुका है 9 अक्टूबर को। लेकिन अब जैसे कि डेट एक्सटेंड हो गई है तो हम मंडे से फिर अगेन टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के। मतलब आप ऐसा समझ लें कि हम दोबारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और 24-25 तक आप लोगों के दोबारा सिलेबस के कंप्लीट टेस्ट होंगे। और आप ये सारे नोट्स जिसके अंदर ये 1 लाइनर भी हैं जो मैंने खुद बनाए हुए हैं और MCQs बेस्ड भी हैं, जैसे कि लैंड रेवेन्यू एक्ट कितना बड़ा है उसके हवाले से सिर्फ और सिर्फ 300 MCQs हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ लेटेनेंसी एक्ट है, बाकी भी जितने एक्ट है उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं और साथ में आप डेली टेस्ट दे सकेंगे। टेस्ट होने से क्या होता है कि आपको पता होता है कि आज हमारा शाम को ये टेस्ट है, डेली रात 8 बजे टेस्ट होता है। हमारा टेस्ट का लिंक ग्रुप में आ जाता है और बच्चे टेस्ट को ओपन करके टेस्ट देते हैं। एक तो उनको डेडलाइन मिली होती है कि आज हमने ये सिलेबस करना है, कल ये करना है, और शाम में वो टेस्ट दे के अपनी एवेल्युएशन भी कर लेते हैं कि जी हमारा जो एक्ट हुआ है वो किस लेवल तक हमें आ गया है। तो इसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस तैयार करेंगे और उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो अभी आपको पता है सीट एक्सटेंड हुई है उसके लास्ट डेट 15 अक्टूबर अप्लाई करने की। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई भी कर दें, और उसके साथ साथ उनका भी हमारा सेशन पैरेलल चल रहा है जिसके अंदर हम बच्चों को कंप्लीट नोट्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं जी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 4 टॉपिक है यहाँ पर। सबसे पहले जो 4 टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं वो अरेस्ट के बारे में है, सर्च के बारे में है, ट्रायल के बारे में और अपील के बारे में। अब इनको सेक्शन कौन कौन से डील करते हैं तो CRPC का जो सेक्शन है 46 से लेके 67 तक जो सेक्शन नंबर है वो डील करते हैं अरेस्ट को। मतलब अरेस्ट के जो पोर्शन है वो अगर आपने करना है तो वो आप 46 सेक्शन नंबर से लेके 67 तक करेंगे, और उसके बाद सर्चेज के बारे में वो आप 96 से लेके 105 96 से लेके 105 तक करेंगे। 96 से 105 तक 105 तक आपने अगर तैयार करेंगे तो आपका जो सर्चेज वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर है ट्रायल्स के बारे में आगे 3 सब सेक्शन है। अब ट्रायल कौन कौन से हैं, जो ट्रायल मजिस्ट्रेट करेगा, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, उनको जो सेक्शन डील करते हैं वो 241 241 से लेके 245 ए तक। मतलब आपने 241 से 245 ए तक अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सब सेक्शन हमारे पास है जी समरी ट्रायल वो ट्रायल जिनकी सज़ा
10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं, और जिनके अंदर अगर इम्प्रिजनमेंट होगी तो वो 6 महीने से ज़्यादा उसकी नहीं है। समरी ट्रायल के बारे में जो सेक्शन है वो 260 से लेकर 265 तक है। और उसके साथ साथ जो हमारे पास सेशन कोर्ट के ट्रायल्स हैं वो हमारे पास है 265A से लेके 265K, मतलब 265A से लेके 265K तक हमारे पास जो सेक्शन हैं वो डील करते हैं सेशन कोर्ट ट्रायल के बारे में। और जो अपील का सेक्शन है उसको डील करता है 404 से लेके 431, 404 से लेके 431 तक। ये जो सेक्शन है ये डील करते हैं जो आपने CRPC का सिलेबस करना है। तो ये आपके पास कंप्लीट ये वाले सेक्शन है जो आपकी स्क्रीन पे शो भी आपको हो रहे हैं। अगर आप ये सेक्शन कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका CRPC का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा जो SDO पीरा के अंदर स्पेसिफिकली तौर पर आपको दिया गया है। अब इसके नोट्स भी अवेलेबल है, ये वन लाइनर भी हैं। अब देखिए लॉ की वर्डिंग बड़ी टफ होती है तो उनको आसान करके वन लाइनर बनाए गए हैं, और उसके साथ साथ उनके MCQs भी हैं फॉर आपके प्रैक्टिस के लिए, और उसके ऊपर फिर टेस्ट भी हमारे हो रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इसका टॉपिक नंबर 1 है वो अरेस्ट के बारे में। मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट अरेस्ट के जो सेक्शन नंबर 46 से लेके 67 कंप्लीट करवा दूंगा, और उसके साथ साथ आपको याद हो जाएंगे। और लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आप वो ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको अरेस्ट यूं फिंगर टिप्स हो जाएगा, और आपको कभी भी अगर आप दोबारा उस ट्रिक को माइंड में दोहराएंगे तो आपको सेक्शन नंबर भी याद रहेगा, उस सेक्शन के अंदर क्या चीज़ है वो भी याद रहेगी, और उसके अंदर डिटेल क्या है वो भी। जैसे कि 46 सेक्शन हमारे पास है हाउ अरेस्ट इज मेड। जब वो आप ट्रिक याद करेंगे तो ट्रिक के अंदर जो वर्ड पहला होगा वो H से रिप्रेजेंट कर रहा होगा हाउ अरेस्ट इज मेड। अब वो आपको पता होगा कि 46 सेक्शन है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, अरेस्ट कैसे होना है, अरेस्ट करने का तरीका क्या है, तो ये भी सारा आपको याद हो जाएगा। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं जी। हमारे पास जो पहला सेक्शन है वो है 46। अब इसका जो हमारे पास सेक्शन नंबर 46 है वो डील करता है जी हाउ अरेस्ट इज मेड, अरेस्ट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपने अरेस्ट के अंदर 3 चीज़ें याद रखनी है। जब भी आप किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं तो उसके जो है ना उसका जो बॉडी है वो आपने उसको टच करना है। देखें, पुलिस मस्ट टच कन्फाइन द बॉडी अनलेस पर्सन सरेंडर, मतलब आपने उसको पकड़ लेना है जब तक वो बंदा सरेंडर ना कर दे, जब तक वो ये ना कह दे कि जी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप किसी को अरेस्ट करने गए हैं, अब ऐसा तो नहीं है आप उसे कहेंगे जी चलो, समटाइम तो लोग चले भी जाते हैं साथ, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर कोई बंदा अरेस्ट करने में, अपने आप को अरेस्ट करवाने के अंदर, अगर कोई बंदा अपने आप को अरेस्ट करवाने में कोई रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो आपने उसको पकड़ना है और उसको कन्फाइन करना है, उसको हथकड़ियाँ लगानी है, कुछ भी करना है जब तक वो बंदा सरेंडर ना कर दे कि आपसे चलने के लिए तैयार ना हो जाए। आपने उसको हैंडकफ करना है या कुछ भी करना है ताकि वो सरेंडर कर दे कि जी मैं आपसे चलने के लिए तैयार हूँ, तो आपने उसको कन्फाइन करके रखना है। अब कैन यूज फोर्स इफ रेजिस्टेड एस्केप, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर वो आपको रेजिस्टेंस शो कर रहा है या वो भागने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको अपनी फोर्स ताकत भी लगा सकते हैं। नंबर 3 पर है आप उसे किल नहीं कर सकते, आप उसे कत्ल नहीं कर सकते अनलेस जब आपको मतलब उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो इस तरह की नहीं है कि उसको कत्ल किया जाए। फ़र्ज़ करें कोई इश्तिहारी मुजरम है तो पुलिस क्या मतलब कोर्ट कह देती है कि आप उस बंदे को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करें। अब जिंदा तो पकड़ के ले आए या फिर उसको मुर्दा उसको आप कत्ल करके भी आप ले आए, तो मतलब इस तरह का वो कह रहा है अगर लॉ ना कहे जब तक आप उसको जिंदा या मुर्दा ले आओ, आप जब तक कोर्ट या आपको लॉ ना कह रहा आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। चाहे जितना मर्जी आपको वो रेजिस्टेंस शो करे, वो भागे, जो भी करे, आप उसको पकड़ के लाना है, कन्फाइन करके लाना है, आप उसको कत्ल नहीं करेंगे। तो ये 3 तरीके हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है कि आप उसको बॉडी में उसको आप उसे कन्फाइन करेंगे, अब कन्फाइन करके मतलब उसको पकड़ के लाएंगे। नंबर 2 पे अगर वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है आप उसके खिलाफ फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पर आप उसे किल नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, कत्ल नहीं करेंगे अनलेस कोर्ट आपको इजाज़त ना दे। उसके बाद 47 है जी सर्च ऑफ प्लेस, आप मतलब किसी जगह को सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी बंदे को अरेस्ट करने गए, सबसे पहले आप अपने माइंड में बात बिठा लें कि हम अभी जो भी इस लेक्चर के अंदर चीज़ करेंगे वो सारा का सारा हमारा अरेस्ट के मतलब होगा। हम किस बंदे को कैसे पकड़ेंगे, कोई बंद किसी ने कोई इलीगल काम कर लिया है, किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो हम जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट के मुतालिक होगा। जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे वो अरेस्ट के मुतालिक होंगी। अब 47 है सर्च ऑफ प्लेस, अब किस लिए, पकड़ने के लिए। इफ़ अक्यूज इनसाइड इन प्लेस रेजिडेंट मस्ट अलाउ पुलिस एंट्री एंड सर्च। अब वो कह रहे हैं अगर कोई भी बंदा किसी भी जगह के अंदर छुपा हुआ है
तो जो रेजिडेंट है, उस घर के रहने वाले हैं, वो उसको अलाउ करेंगे कि पुलिस को आके सर्च करे। अब देखिए फ़र्ज़ करें चाहे एक बेटा ही है, उसने कोई जुर्म किया है, अगर वो अपने घर में भी छुपा हुआ है तो उसके वालिदैन बहन भाई हो गए जितने, वो अलाउ करेंगे पुलिस को कि पुलिस आके सर्च कर सके। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस को कहें डिसअलाउ करें कि जी हम आपको घर में घुसने नहीं देते, ऐसे केसेस आगे आएंगे, वो भी हम पढ़ते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो घर वाले हैं, जिस घर के अंदर वो मुलजिम छुपा हुआ है, उसको आप अरेस्ट करने के लिए पुलिस को इजाज़त देंगे, आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ये 47 सेक्शन है। 48 कहता है एंट्री इफ रिफ्यूज्ड, मतलब आप पुलिस गई है और घर वालों ने एंट्री रिफ्यूज़ कर दी है, उन्होंने कहा कि हम आपको घुसने नहीं दे सकते, तो अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो पुलिस होगी वो दरवाजे तोड़ सकती है, विंडो तोड़ सकती है, और अनाउंस करने के बाद, मतलब वो घर वालों को अनाउंस करेगी कि हमें एंटर होने दें, अदरवाइज हम आपके दरवाजे तोड़ देंगे, विंडो तोड़ देंगे। और एंट्री के लिए वो अलाउ अगर नहीं करते तो वो पुलिस उनको पहले इन्फॉर्म करेगी कि हमें घुसना है, हमें घर की तलाशी लेनी है और हमने इस बंदे को पकड़ना है। अगर वो घर वाले अलाउ कर दें 47 सेक्शन के तहत, दैट्स वेरी गुड। अगर वो नहीं करते तो 48 सेक्शन के तहत पुलिस उसका घर का दरवाजा तोड़ सकती है, विंडो तोड़ सकती है, और पुलिस उसको जाके सर्च कर सकती है और अथॉरिटी को पहले आगाह करेगी ना, जो घर वालों को आगाह करेगी जी कि जी हमें या तो घुसने दें या फिर हम ये चीज़ें तोड़ते हैं। अब 48 सेक्शन के अंदर ही वो कहते हैं हाँ, अगर घर में फीमेल्स हैं, खवातीन हैं, तो उनको पहले रिस्पेक्ट के साथ कहा जाएगा कि आप वहाँ से निकल आएँ, आप उनको मतलब एक मौका दिया जाएगा कि हम इस घर में रेड करने लगे हैं। अगर फीमेल हैं तो वो घर से बाहर इज्जत के साथ निकल आए ताकि हम जिस बंदे को पकड़ने गए हैं हम उसको पकड़ सकें। उसके बाद ये 49 ब्रेकिंग फॉर लिबरेशन। अब ये देखिए, अब पुलिस वाले घर में घुस गए हैं, पुलिस वाले घर में आ गए हैं, और उसके बाद अब जो घर वाले हैं उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं, उन्होंने विंडो बंद कर दी है, अब पुलिस वाले अंदर फंस के रह गए हैं। अब वो कह रहे हैं ब्रेकिंग फॉर लिबरेशन, मतलब वो अपनी आज़ादी के लिए। अब पुलिस वाले कमरे में आए हैं, उन्होंने देखा है अब घर वालों ने बाहर से कुंडी लगा दी है, अब पुलिस वाले कमरे बंद हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपनी आज़ादी के लिए, वो वहाँ से निकलने के लिए दरवाजे भी तोड़ सकते हैं, विंडो भी तोड़ सकते हैं, वाट एवर दे वांट वो कर सकते हैं अपनी आज़ादी के लिए वहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि वो अथॉरिटी है, पुलिस है। अब ये 49। उसके बाद हमारे पास 50 नंबर सेक्शन, वो क्या कहते हैं? नो एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट, मतलब आप किसी बंदे को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बांधेंगे। मतलब आप किसी बंदे को पकड़ने गए हैं, आपने पकड़ लिया, आपने उसको हैंड कफ कर लिया है, या आपने उसको मतलब इस तरह बांध लिया है कि जी वो भागेगा नहीं। अब ऐसा लाजमी नहीं है। अब आपने एक बंदे को हथकड़ी लगा ली है, अब हथकड़ी लगाने के बाद वो भाग नहीं रहा, अब ऐसा नहीं करेंगे कि आप एक रस्सा लेंगे, उसके पाँव भी बांध लेंगे, उसके हाथ भी बांध लेंगे, उसका गला भी बांध लेंगे, सर भी बांध लेंगे। वो कह रहे हैं नो एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट, मतलब आप उसको ज़्यादा ही बांधने की जरूरत नहीं है आपको, या आप उसको ज़्यादा ही कब्जे में करने की जरूरत नहीं है। आपने उसको पकड़ा है, उसको हैंड कफ किया है, या आपको दो बंदों ने उसको पकड़ा हुआ है हाथ से, अगर वो साथ चलने के लिए तैयार है, उसने सरेंडर कर दिया, दैट्स वेरी गुड, आप उसको लेके जाएं। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो बंदा आपके साथ चल भी रहा है और आप उसको एक्स्ट्रा बांध ही जा रहे हैं, मतलब उसको तकलीफ पहुंचाना आपका मकसद नहीं है। अब एक बंदा उसकी हाथकड़ी लग गई है, हैंड कफ कर लिया आपने, अब उसको आप लेके साथ जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि आप उसके पाँव भी बांध लें, उसको बेड़ियां भी पहना लें, उसको और भी कोई मजीद तकलीफ दें। वो कह रहे हैं आप ऐसा नहीं करिएगा, ये दैट्स नॉट गुड फॉर हिम, जिसको आप पकड़ने जा रहे हैं, तो आप नो एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट, आप एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 51 है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। पुलिस में सर्च अरेस्टेड पर्सन एंड कीप बिलोंगिंग एक्सेप्ट नेसेसरी क्लॉथ। आप 51 कह रहे हैं, 51 सेक्शन के अंदर कह रहे हैं कि अगर आप किसी बंदे को सर्च करने गए हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, और उस घर का सामान अगर आपको लगता है कि वो आपके उस सर्च के अंदर, आपके केस के अंदर पुलिस को हेल्प करेगा या कोई सबूत है, वो कहते हैं आप सब कुछ लेके जा सकते हैं एक्सेप्ट आप उसके घर के कुछ मतलब घर वालों के लिए जो अपैरल है, जो कपड़े पहनने वाले हैं, वो आप नेसेसरी क्लॉथ छोड़ देंगे। मतलब ऐसे घर में अगर 10 अफराद हैं, आपने एक को पकड़ने हैं, तो आप वो कह रहे हैं कि आप जो चाहें व्हाट यू वांट आप लेके साथ जा सकते हैं जो आपका पुलिस के अंदर हेल्प करे, लेकिन आप जो नेसेसरी क्लॉथ है ना, कपड़े हैं ना, वो आप छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सारे कपड़े ही उठा के ले जाएं कि बाकी घर वाले जो है वो बेचारे परेशान होते रहें, ऐसा आप नहीं करिएगा। मतलब आप क्या करेंगे, आप जो ज़रूरी कपड़े हैं वो छोड़ेंगे, बाकी उसके अलावा आप जो आपको चीज़ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी वो आप साथ लेके जा सकते हैं। ये है 51। उसके बाद है 52 सर्च ऑफ वुमेन। अब 52 सेक्शन आपने याद करना है, वो किसके लिए होता है? वो वुमेन के लिए। अगर मतलब किसी घर में सर्च करने जाना है तो साथ में पुलिस जो लेडीज़ कांस्टेबल है, लेडी ऑफिसर लाजमी होगी, क्योंकि घर में फीमेल भी होगी। अब जब भी पुलिस रेड करने जाती है ना, तो पुलिस के साथ मस्ट होता है कि वो एक लेडी कांस्टेबल या लेडी पुलिस ऑफिसर साथ लाजमी लेके जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे रेड करनी है वहाँ पे फीमेल्स भी तो होंगी। तो ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, अब CRPC के अंदर भी है कि आपने जब भी किसी घर के अंदर सर्च करने जाना है तो आप मस्ट बी सर्च
सर्च बाय अनदर वुमेन एंड डिसेंसी। जब वुमेन आप देखें, लाजमी नहीं है कि जो ऑफेंडर है जिसने इलीगल काम किया वो मेल ही हो, फीमेल भी हो सकती है। तो किसी फीमेल को अगर आप सर्च करने गए हैं तो आप उसके साथ लाजमी है पुलिस के लेडी कांस्टेबल या लेडी पुलिस ऑफिसर लाजमी होगी। अब ऐसा भी नहीं है, देखें अब अगर फर्ज करें किसी मेल ने कोई जुर्म किया हुआ है तो मेल घर में है तो फिर भी एक फीमेल को साथ लेके जाते हैं कि घर में इतला करना है या फीमेल्स को वहाँ से निकालना है, तो फीमेल्स को स्पेशली जो है केटर करने के लिए वो साथ में एक फीमेल लेडी कांस्टेबल या फिर लेडी ऑफिसर साथ में लाजमी होती है। फर्स्ट बी सर्च बाय अनदर वुमन विद डिसेंसी, मतलब विद रिस्पेक्ट के साथ उसको सर्च करेगी। अब 53 हमारे पास है वेपन्स के मतलब। अब पुलिस सर्च करने गई है, सर्च करते दौरान उनको कोई वेपन भी वहां से मिल गया, कोई हथियार भी मिल गया, तो वो कह रहे हैं कि वो उसको भी साथ लेके जाएंगे और कोर्ट में पेश कर देंगे। पुलिस कैन सीज वेपन फ्रॉम अरेस्टेड पर्सन एंड सबमिट टीम टू कोर्ट ऑफिसर। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये जो मैं सेक्शन पढ़ रहा हूँ तो बड़े आसान से पढ़ रहा हूँ। बच्चों मैंने ये आप लोगों के लिए आसान ही बनाए हैं ताकि जिस बच्चे का बैकग्राउंड लॉ का नहीं भी है वो उसको भी समझ आ जाए। अब वहाँ पे लॉ की जो वर्डिंग है वो मुश्किल लिखी होती है, वो हर बच्चे को समझ नहीं आती। अब बेसिक मकसद हमारा यही है, तो मैंने आप लोगों के लिए वन लर्नर भी इसीलिए बनाए हैं। अब 53 है ना, तो वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि लेकिन वो लॉ की ज़रा टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि 53 है पुलिस कैन सीज वेपन फ्रॉम अरेस्टेड पर्सन एंड सबमिट देम टू द कोर्ट ऑफिसर, और कोर्ट के सामने वो पेश कर देंगे। तो अगर वहाँ से कोई वेपन मिल गया तो वो भी पुलिस साथ लेके जाएगी कोर्ट के सामने या फिर ऑफिसर के सामने पेश करेगी। सेक्शन नंबर 54 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, सारे ही याद होना चाहिए, लेकिन 54 के अंदर से MCQs लाजमी बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं आपको पहले एडवांस में बता रहा हूँ। अब 54 सेक्शन क्या है, वो है जी व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब पुलिस को किसी भी बंदे को अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट से, कोर्ट से अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होती। वो कौन कौन से केसेस होते हैं, वो कौन कौन से हालात होते हैं जब पुलिस किसी बंदे को डायरेक्ट पकड़ लेगी, उसको पहले मजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने मूवीज़ देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसके अंदर जब भी पुलिस पकड़ने जाती है जो ऑफेंडर होता है, जो मुल्जिम होता है, वो क्या कहता है, वो सबसे पहले ये कहता है ना कि मुझे अरेस्ट वारंट दिखाओ। अब अरेस्ट वारंट कौन जारी करता है, मजिस्ट्रेट जारी करता है, कोर्ट जारी करती है। तो वो कह रहे हैं ऐसी कौन कौन सी केसेस होंगे, ऐसे कौन से हालात होंगे या ऐसे कौन से ऑफेंसेस होंगे जो मुल्जिम ने किए होंगे जब कोर्ट से या मजिस्ट्रेट से वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जाके पकड़ सकते हैं। तो वो 9 तरह की कंडीशन है, 9 तरह के ऑफेंसेज हैं, 9 तरह के अगर वो ऑफेंस मुल्जिम ने किए हुए हैं तो आप उसको जाके पकड़ सकते हैं विदाउट सीकिंग द वारंट। अब यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मुल्जिम का, मुजरिम का यूज नहीं कर रहा। आप लोगों को बच्चों ये पता होना चाहिए, जब भी अगर किसी बंदे ने कोई ऑफेंस कर भी दिया है तब तक जब तक उसके ऊपर वो मुल्जिम जो है जो उसने जुर्म किया उसके ऊपर लागू नहीं हो जाता, जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती या कोर्ट उसके अंदर उसको कन्विक्ट नहीं करता, कोर्ट जब सजा नहीं सुना देता तब तक वो मुल्जिम है। कोर्ट की लैंग्वेज के अंदर ये माना जाता है कि अनटिल आपके ऊपर वो जो जुर्म है वो फर्द जुर्म आयद ना हो जाए, ये साबित ना हो जाए कि आपने वाकया ही वो जुर्म किया है, तब तक आप कानून की नज़र में मासूम कंसिडर किए जाते हैं। अब फ़र्ज़ करें, मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ, किसी बंदे ने चोरी की है, उसने 1 लाख रुपए चोरी कर लिया है। अब पुलिस उसके खिलाफ कंप्लेंट हो गई है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, वो बंदा कोर्ट में चल रहा है। फ़र्ज़ करें उसकी 10 पेशियाँ हो गई हैं, 10 पेशियों में फ़ैसला होना है, 10वीं पेशी में फ़ैसला हुआ है। लास्ट फ़र्ज़ करें मतलब 1 दफ़ा कोर्ट गए, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा विटनेस आते रहे, सारा कुछ होता रहा, 10वीं पेशी पे जो हुआ है उसके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो गई है, साबित हो गया कि वाकई इस बंदे ने चोरी की है, इस बंदे ने लाख रुपए चोरी किया है। अब इसको इतनी सज़ा दी जाती है, इतना जुर्माना किया जाता है। अनटिल 9 पेशियों तक, जब तक जज ने फैसला नहीं सुनाया, कोर्ट की नज़र में वो बंदा मुल्जिम है, वो मासूम है। अब देखिए हमें पता है ये साबित भी बाद में हो गया कि उसने चोरी की है, लेकिन जब तक साबित नहीं हो जाता कि उसने चोरी की है तब तक वो कोर्ट की नज़र में मासूम है, वो मुल्जिम कंसिडर किया जाएगा। मुल्जिम का मतलब है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, वो बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने चोरी की है। जब उसके ऊपर वो चोरी साबित हो जाएगी, कोर्ट सजा दे देगी, तब वो मुजरम बन जाएगा। मुल्जिम और मुजरम में ये फ़र्क है, आपने ये कंसिडर करना है और ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि मुल्जिम और मुजरम में बेसिकली क्या फ़र्क है। और कोई भी जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है तो आप खुद से फैसला करके उसको मुजरम कंसिडर ना कर दें, आप उसको मुल्जिम ही कंसिडर करें। बस इतना इंसान भी, ताकि अभी तक कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया, कोर्ट अब उसको मुल्जिम क्यों कह रही है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उसने जुर्म ना किया हो। अब एक मासूम बंदा है, उसके ऊपर लाख रुपए का इल्ज़ाम
इल्ज़ाम लग गया, उसने चोरी नहीं की, अब 10वीं पेशी के अंदर जाके उसको रिहाई मिल गई है। अब अगर आप उसको डे 1 से ही मुजरम कंसिडर कर लेंगे, आप उसके खिलाफ अपने ताने कसना, आप उसके खिलाफ अपना सारा वो मुहाजरा ही शुरू कर देंगे। अब वो बंदा मासूम, उसने चोरी नहीं की, 10वीं पेशी के अंदर कोर्ट के अंदर जाके साबित हुआ है, पहले गवाह आते रहे, सारा काम होता रहा, तो 9 पेशियों तक अनटिल जब जज 10वीं पेशी फैसला नहीं सुना देगा तो वो पहले भी मासूम है, अब उसने चोरी तो की नहीं, वो बाद में मासूम है। तो इसीलिए ये कंसिडर किया जाता है कि जब तक किसी बंदे के ऊपर फर्द जुर्म आयद ना हो जाए तब तक वो कानून की नज़र में, कोर्ट की नज़र में वो मासूम है। मे भी उसने जुर्म ना किया हो, मे भी उसने किया हो, तो जब तक ये फैसला नहीं हो जाए तब तक वो मासूम ही कंसिडर किया जाएगा। अब ये जी बच्चों, हमारे पास 9 तरह के मतलब कंडीशंस हैं कि जब कोई भी बंदे के खिलाफ पुलिस को उसको अरेस्ट करने के लिए कोर्ट से या मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की जरूरत नहीं है, उसको जाके डायरेक्ट पकड़ सकता है। सबसे पहले जी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो सीरियस क्राइम होते हैं, जैसे कत्ल है, जैसे इस तरह के बड़े हीनियस क्राइम है, फर्ज करें ये मर्डर हो गया किसी का, अब वहाँ पर जो इल्ज़ाम लगा है वो किसी एक बंदे पे लगा है। अब पुलिस कहती है या मतलब पुलिस के नज़र में या शक में वो बंदा है कि उसने जी उसको कत्ल किया होगा। अब पुलिस क्या करेगी, जाके डायरेक्ट पकड़ लेगी, क्योंकि वो बंदा मे भी भाग सकता है बाद में, वो बंदा बाद में हाथ ही ना आए, वो बाद में पकड़ा ना जाए। तो अगर पुलिस पहले कोर्ट जाएगी, मजिस्ट्रेट से लेगी ऑर्डर, तब उसको पकड़ेगी, तो मे भी उसके बाद वो बंदा उनके हाथ ना आए, तो पुलिस उसके शक की बुनियाद पे भी उसे गिरफ्तार कर सकती है कि अगर वो मतलब इनोसेंट निकला, मासूम निकला, उसको छोड़ देंगे। बट ये है कि पुलिस उसको अगर सीरियस क्राइम किया हुआ है तो पुलिस विदाउट वारंट किसी भी बंदे को पकड़ सकती है जिसके ऊपर इल्ज़ाम होगा। इफ़ अ पर्सन इज इन्वॉल्व इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस क्राइम आर देयर अ रीजनेबल कंप्लेंट, या उसके खिलाफ देखे ना, उसके खिलाफ एक रीजनेबल कंप्लेंट होगी ना। अब जिनका कत्ल हुआ है, अल्लाह ना करे कभी कुछ ऐसा हो, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अब वो जो बंदे हैं वो कंप्लेंट देंगे ना कि जी ये बंदे हमारी शक की नज़र में हैं, तो पुलिस उनको शक की बुनियाद पे पकड़ लेगी। इन्फॉर्मेशन और सस्पेशन अगेंस्ट हिम, मतलब एक तो शक है ना, मतलब उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी घर वालों, शक की बुनियाद पर भी पुलिस, देखें घर वालों ने कंप्लेन कर दी है कि जी ये बंदे जो 9 बंदे हैं ना, फर्ज करें ये हमारी शक के मतलब कटहरे में आते हैं कि इन्होंने मैं भी कत्ल किया हो, तो पुलिस वालों ने एक इल्ज़ाम लगाया, मतलब घर वालों ने एक इल्ज़ाम लगाया। अब 9 बंदों के साथ पुलिस वालों को लगा है कि यार ये इनका 10वां भी इनका दोस्त है, तो पुलिस शक की बुनियाद पर भी 10वें को पकड़ सकती है, ताकि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी और बाद में जो भी फैसला होगा लेटर ऑन देखा जाएगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर पुलिस विदाउट वारंट भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 2 है इफ़ अ पर्सन हैज़ अ हाउस ब्रेकिंग टूल विदाउट अ वैलिड रीजन, मतलब किसी बंदे के पास घर को गिराने वाले टूल, औजार हैं, आलात हैं, तो पुलिस उसको पकड़ सकती है कि उसके पास विदाउट एनी रीज़न। अब एक बंदा है, उसके घर में वो सारे औजार पड़े हैं, वो सारे टूल्स पड़े हैं जो किसी भी घर को गिराने के लिए काफ़ी हैं, अब पुलिस उसको जाएगी, उसके बाद पूछेगी हाँ भी ये जो आपके औजार हैं ये किस काम के लिए आपने रखे हुए हैं, विदाउट सॉलिड रीज़न। अगर किसी बंदे के पास किसी भी हाउस को तोड़ने के औजार हैं, आलात हैं, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। अगर सॉलिड रीज़न से मुराद ये क्या है कि फ़र्ज़ करें उस बंदे का काम ही यही है, जैसे आप देखें ना लाहौर में या बड़े शहरों के अंदर क्या होता है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं कि उन्होंने घर गिराने होते हैं ताकि वहाँ पर नए घर बनाए जा सकें, कोई बिल्डिंग बनाई जा सके, जिन लोगों के पुराने घर हो जाते हैं। तो वैसे ही वो कहते हैं कि हाउस ब्रेकिंग टूल अगर किसी के पास है विदाउट सॉलिड रीजन, तो पुलिस उसको भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट मतलब वारंट के। नंबर 3 पे है, नंबर 3 पर जो हमारे पास है वो जी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब इश्तिहारी मुजरम, मतलब पुलिस की नज़र में एक इश्तिहारी मुजरम है या कोर्ट ने उसको इश्तिहारी करार दे दिया है। तो अब ऐसा नहीं है कि उस इश्तिहारी मुजरम को मतलब पुलिस को वारंट लेना पड़ेगा किसी भी मजिस्ट्रेट से या फिर कोर्ट से। मतलब इश्तिहारी मुजरम से मुराद ये होता है कि किसी बंदे को पकड़ा जाना है, इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है और वो वहाँ से भाग गया, कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला सुना दिया है कि इसको जितनी सजा है और वो वहाँ से भाग गया। या फिर एक बंदा हैबिचुअल क्रिमिनल है, बार बार क्राइम कर रहा है, तो पुलिस उसको इश्तिहारी करार दे देती है या कोर्ट उसको इश्तिहारी करार दे देता है, तो उसको प्रोक्लेम्ड एन ऑफेंडर को वो विदाउट वारंट भी गिरफ्तार कर सकते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास है इफ़ अ पर्सन हैज समथिंग दैट सीम्स स्टॉलन प्रॉपर्टी एंड इज सस्पेक्टेड ऑफ थेफ्ट, मतलब नंबर 4 पे हमारे पास है अगर किसी बंदे के पास कोई स्टॉलन प्रॉपर्टी है, कोई चोरी किया हुआ सामान है, कोई माल मता, कोई पैसे हैं, तो पुलिस उसको भी विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लेगी। मतलब ये है कि सस्पेक्ट है कि ये चोर, इसने ये वहाँ से प्रॉपर्टी चोरी की है, तो पुलिस विदाउट वारंट भी उसे गिरफ्तार कर लेगी। नंबर 5 पर हमारे पास है अगर कोई बंदा पुलिस की ड्यूटी में खलल पैदा करता है, ऑब्सेक्ट ड्यूटी करता है पुलिस की, या फिर पुलिस ने किसी को कस्टडी में लिया हुआ है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, एस्केप करने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर सकती है विदाउट वारंट। ये हमारे पास था 5वां ऑब्सेक्ट ड्यूटी या एस्केप फ्रॉम द पुलिस कस्टडी है। नंबर 6 पर हमारे पास है
नंबर 6 हमारे पास है, इफ अ पर्सन इज सस्पेक्टेड टू बी डिजर्टेड फ्रॉम आर्मड फोर्सेज, मतलब कोई बंदा ऐसा है जो फौज से भागा हुआ है। अब एक बंदा है ना, मतलब वो फौजी है, वो वहाँ से भाग आया है, उसके पास कोई मतलब कोई सीक्रेट रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये जो फौज से भागा हुआ है, या फिर कोई फौज के अंदर भी कैदी होते हैं, तो वहाँ से कोई भागा है, तो मतलब जो फौज से भागा हुआ है उसको भी पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 7 पर है, अगर किसी बंदे ने कोई पाकिस्तान से बाहर कोई जुर्म किया है और वो जुर्म पाकिस्तान के अंदर भी जुर्म है, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ के तहत या उसको वैसे ही उस सज़ा के तहत भी उसको पकड़ सकती है और उसके खिलाफ फैसला सुना सकती है और उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के अंदर भी कत्ल करना जुर्म है और पाकिस्तान के बाहर कत्ल करना भी जुर्म है, तो वो बंदा कोई ऐसा काम जो पाकिस्तान के अंदर भी जुर्म है वो किसी और कंट्री के अंदर करता है और वो पाकिस्तान का शहरी, उसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड है, तो पुलिस उसको भी क्या करेगी, विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लेगी। अब नंबर 8 पे है, इफ़ अ रिलीज कन्विक्ट ब्रेक रूल्स मेड अंडर सेक्शन 565(3), अगर कोई बंदा 565 3 सब सेक्शन के तहत अगर कोई जुर्म करता है, मतलब ये है कि कोई बंदा पुलिस ने रिलीज कर दिया उसको, मतलब छोड़ दिया, या फिर कोर्ट ने उसको छोड़ दिया या जेल से छूट गया और वो फिर आके दोबारा कोई जुर्म करता है, तो फिर भी उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नंबर 9 पर हमारे पास है, इफ़ एन अदर पुलिस ऑफिसर, मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर, मतलब एक थाना फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ पे जो करीब थाना है वो है मंडी सादागंज, अब एक थाना है यहाँ से मिंशनाबाद भी है, फ़र्ज़ करें कोई मिंशनाबाद थाने वाले मंडी सादागंज वालों को कहते हैं कि जी आप क्या करें, ये बंदा इश्तिहारी है या इस बंदे को पकड़ना है तो आप इसको पकड़ें, तो एक पुलिस ऑफिसर या एक थाने वाले दूसरे वालों को कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न रिक्वेस्ट देंगे कि हमें ये बंदा चाहिए, आप आइए हमें पकड़ के दें, तो उसको भी पुलिस पकड़ सकती है विदाउट वारंट, जब दूसरे थाने से क्या है, रिक्वेस्ट आए, रिटर्न में रिक्वेस्ट आए। तो ये थे हमारे पास 54 सेक्शन, इसके अंदर 9 तरह की चीज़ें हैं, 9 तरह के आपने याद करने वो ऑफेंसेस जिनके अंदर पुलिस किसी बंदे को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। अब वो यहाँ पर कोई एक भी पूछ सकते हैं, वो फ़र्ज़ करें पूछेंगे कि जी क्या जो स्टॉलन प्रॉपर्टी है या जो चोरी है क्या वो मतलब जो अरेस्ट विदाउट वारंट में आती है, तो आपको पता होना चाहिए। वो ये पूछ सकते हैं कि ये जो फ़र्ज़ करें वो पूछते हैं कि जो हमारे पास जो प्रोक्लेम्ड एन ऑफेंडर है क्या ये इसको पकड़ना विदाउट वारंट ये कौन सा सेक्शन डील करता है, तो आपको पता होना चाहिए 54 करता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको सेक्शन नंबर भी याद होने चाहिए, ये लास्ट में मैं आपको अभी याद करवा दूंगा। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 55 है, अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स एंड हैबिचुअल क्रिमिनल। इसका मतलब ये है, अब वैगाबॉन्ड कौन से होते हैं और हैबिचुअल क्रिमिनल आपको पता ही है। वैगाबॉन्ड होता है बेसिकली कोई ऐसा बंदा जो रास्ते में ऐसे फजूल घूमते फिरते रहते हैं। अब वो बंदा जिसको पुलिस पकड़ेगी उसे पूछेगी कि आपका कोई फ़र्ज़ करें कह लें कि वे ऑफ इनकम क्या है, कि आप कैसे अर्निंग कर रहे हैं, या किसी बंदे के पास जो ऐसे ही फिरता है या इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो अपना घर चलाने के लिए पैसे कैसे कमा रहा है और उसके पास चीज़ें अच्छी हैं, वो मतलब सारा काम अच्छा लगने में दिखने में अच्छा है, लेकिन वो पुलिस को शक है कि ये किसी जुर्म में मुलव्वस ना हो, किसी ऑफेंस में मुलव्वस ना हो और वो यूं ही फिरता रहता है हर दिन, तो मतलब उसको पुलिस पकड़ सकती है और उसका रियल मेन अफसोस जानने के लिए उसका घर कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, मतलब एक नामालूम अफराद है जो घूमता फिरता है, वैगाबॉन्ड है, और पुलिस उसको पकड़ के उसे पूछताछ कर सकती है, उसको अरेस्ट भी कर सकती है विदाउट वारंट। और दूसरे हमारे पास हैं हैबिचुअल क्रिमिनल, वो क्रिमिनल जो बार बार जुर्म करते हैं, वो एक जुर्म के अंदर मुलव्वस भी हैं, वो दूसरे के अंदर भी हैं, तीसरे के अंदर भी हैं, तो जो क्राइम के अंदर हैं या फिर उन्होंने एक दफ़ा क्राइम किया वो दोबारा फिर क्राइम करते हैं, तीसरी दफ़ा फिर क्राइम करते हैं, तो उनको भी पुलिस क्या करेगी, विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। और उसके बाद जो हमारे पास सेक्शन है वो है जी 56, व्हेन पुलिस ऑफिसर सेंड सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, एक है बड़ा ऑफिसर, उसने अपने सबॉर्डिनेट को भेजना है किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें जो SHO है ना, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसके पास ये पावर है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाह रहा हूँ, एक SHO है ना, SHO के पास पावर है कि वो किसी भी बंदे को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। अब उसमें क्या होता है, अब वो उसके पास पावर है, लेकिन वो अपने नीचे जो सब इंस्पेक्टर है या ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, वो उसको भेज रहा है किसी भी बंदे को पकड़ने के लिए। अब उसके अंदर क्या होगा, एक तो पहली बात, जो सीनियर ऑफिसर होगा वो रिटर्न में लिख के देगा कि तुम जाओ उसको पकड़ के लाओ, नंबर 1। नंबर 2 पर वो जो चीज़ लेके जाएगा जिसको पकड़ने जा रहा है, जैसे आप कह लें अरेस्ट वारंट लेके जाएगा, उसके अंदर 3 चीज़ें वो कह रहे हैं लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1 पे क्या होनी चाहिए, उसके बाद उसके अंदर होना चाहिए द पर्सन नेम, जिसको पकड़ने जा रहे हैं उसका नेम लाजमी होना चाहिए, नेम वल्दिया जो भी है।
फिर द रीज़न फॉर अरेस्ट, आप उस बंदे को क्यों अरेस्ट करना चाह रहे हैं वो रीज़न लिखी होनी चाहिए। दो चीज़ें। नंबर 3 पर सबसे बात जो इंपॉर्टेंट है वो है द सबऑर्डिनेट ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म द पर्सन अबाउट द ऑर्डर एंड शो इट इफ आस्क्ड। मतलब जो पुलिस वाला जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर गया किसी बंदे को पकड़ने, तो वो उस बंदे को जाके वो जो नोटिस होगा वो दिखाएगा कि ये तुम्हारा नेम है, ये तुम्हारा ऑफेंस है, ये फलां ऑफिसर ने मुझे डायरेक्ट किया कि मैं आपको आके पकड़ूं। अगर वो बंदा कहेगा तो उसको वो अरेस्ट वारंट भी दिखा देगा जो उसके सीनियर ने उसको दिया है कि जाके तुम इस बंदे को पकड़ के ले आओ। तो ये हमारे पास है। अगर कोई मतलब कह ले सीनियर ऑफिसर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेजेगा किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए, तो ये सेक्शन नंबर कौन सा था? ये सेक्शन नंबर था 56। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर है 57, रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। अब ये 57 डील करता है रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। अब इसमें क्या है? अब फर्ज करें, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको पहले समझा दिए हैं जो सीरियस क्राइम होते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो नॉन सीरियस, मतलब इतने बड़े क्राइम नहीं है, आते वो क्राइम में लेकिन वो इतने बड़े क्राइम में नहीं आते। अब देखें, वो कह रहे हैं जब भी पुलिस के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी बंदा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता है, जो मतलब लेस सीरियस क्राइम कर देता है, तो अब क्या होगा? अब वो जो पुलिस वाला उसको रोकता है और कहता है जी आप अपना नाम बताओ, अपना एड्रेस बताओ कि आपने ये जुर्म किया है। फ़र्ज़ करें पुलिस वाला देख लेता है जी कि अगर एक बंदा है वो उसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिए, या फिर एक बंदा है उसने कोई फ़र्ज़ करें कहीं से उसने 1000 रुपये चोरी कर लिए, या उसने किसी को मतलब कोई थप्पड़ मारे, किसी लड़ाई कर ली है। अब पुलिस वाला क्या कहता है? उसे बुलाता है, इधर आओ। उसे कहता है अपना नाम बताओ, अपना एड्रेस बताओ, कहाँ के रहने वाले हो। पुलिस मतलब वो जो पुलिस ऑफिसर है उससे पूछने की कोशिश करता है और वो रिफ्यूज़ करता है, वो अपना नाम नहीं बताता, अपना एड्रेस नहीं बताता, तो पुलिस वाला उसको तब भी अरेस्ट कर सकता है और उसको लेके जाएगा थाने, उसको अरेस्ट कर लेगा। और जब तक वो अपना नाम, अपना एड्रेस नहीं बता देता उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, जब वो अपना नाम या फिर एड्रेस बता देगा तो पुलिस उसको इस शोटी पे छोड़ेगी कि आपने 24 घंटे के अंदर जो आपने जुर्म किया है आप मजिस्ट्रेट के सामने खुद ब खुद पेश हो जाओगे। मेरे ख्याल आपको समझ आ गया होगा। कोई बंदा लेस सीरियस क्राइम करता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने, फर्ज करें एक चौक में पुलिस ऑफिसर खड़ा है, किसी बंदे ने लेस सीरियस क्राइम कर दिया है, तो पुलिस ऑफिसर उससे पूछेगा, उससे पूछताछ करता है, उसका नाम पूछता है, लेकिन वो रिफ्यूज़ करता है कि मैं अपना नाम नहीं बताता, मैं अपनी जगह नहीं बताता, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है, थाने लेके जा सकता है और उसको अपने पास अरेस्ट रखेगा जब तक वो अपना नाम, एड्रेस और सारी डिटेल नहीं बता देता। अब जब वो बता देगा तो पुलिस वाला उसको छोड़ देगा और उसे ये उस ज़मानत पे छोड़ेगा कि आपने जो जुर्म किया है उसके हवाले से आपने 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। अब इसमें दूसरी केस भी है। दूसरा ये है, अगर वो बंदा नहीं बताता 24 घंटे भी, मतलब वो 24 घंटे तक उसको अपने पास रखेगा उसका नाम पूछने के लिए। हाँ, 24 घंटे भी गुजर जाते हैं और वो बंदा नहीं बताता, तो फिर 24 घंटे के बाद पुलिस ऑफिसर उसको क्या करेगा? उसको मजिस्ट्रेट के सामने जाके पेश कर देगा कि ये बंदा हमने पकड़ा है, इसने ये क्राइम किया, ये अपना नाम नहीं बता रहा, ये अपना मतलब जो इसने एड्रेस है वो अपनी डिटेल नहीं बता रहा। तो इस तरह से हाँ, इसमें ये भी हो सकता है। तीसरा केस ये है कि अगर कोई बंदा फॉरनर है, कोई पाकिस्तान से बाहर रहने वाला है और उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया किसी पुलिस ऑफिसर के सामने, तो पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ लेगा। अब उसको वो अपना अगर रिफ्यूज कर रहा है नेम बताने को या फिर उसने अपना नाम बता भी दिया है तो पुलिस उसको छोड़ देगी। अब छोड़ेगी किस बिहाफ पे, या पुलिस उसको कैसे छोड़ेगी? पुलिस किसी लोकल बंदे की श्योरिटी पर छोड़ देगी कि आपने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जाकर पेश हो जाना है। फर्ज करें कोई एक बंदा जिसका नाम है विलियम, वो बाहर से आता है, उसने आके यहाँ पर किसी पुलिस ऑफिसर के सामने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। अब पुलिस क्या करेगी? वो उसको पकड़ लेगा। अगर वो अपना नाम बता देता है तो फिर भी उसको वो किस मतलब श्योरिटी पे छोड़ेगा? कोई लोकल वहाँ पे फर्ज करो कोई निज़ामुद्दीन, कोई अली, कोई फरीद या कोई लोकल बंदा उसकी ये जमानत ना दे दे कि ये बंदा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाएगा जो इसने क्राइम किया है, तो उसको फिर वो छोड़ देंगे। तो ये था हमारे पास 57 सेक्शन नंबर। उसके बाद हमारे पास है जी 58, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास। तो 58 किस चीज़ को डील करता है? वो करता है परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। मतलब ये है किसी बंदे ने जुर्म किया है और जुर्म करने के बाद वो किसी और थाने की जुरिस्डिक्शन में चला गया। 58 डील करता है, फ़र्ज़ करें ये भी मैंने आपको बताया ना, ये जहाँ पे मेरा घर है या ये जो हमारा इलाका है, ये जो हमारा गाँव है, ये मंडी सादागंज, ये मतलब एक कह लें शहर का नाम है मंडी सादागंज, उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है।
अब अगर कोई बंदा फर्ज करे उसने किसी मतलब कोई भी ऑफेंस कर दिया मंडी सादागंज थाने की जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो क्या करेगा, और वो यहाँ से भाग के चला जाता है, भावा लगकर चला जाता है। अब ये जो थाने वाले हैं, अब क्या उसको वहाँ से नहीं पकड़ेंगे? डेफिनेटली पकड़ेंगे। वो कह रहे हैं पुलिस में चेस, पुलिस किसी को उसका पीछा करेगी एंड अरेस्ट विदाउट वारंट अ पर्सन दे आर अथोराइज टू अरेस्ट एनी विद इन पाकिस्तान। वो मतलब अगर उसको मतलब वो पुलिस है उसको अगर अथोराइज कर दिया जाता है कि आपने उसको पकड़ना है, तो पाकिस्तान के अंदर कहीं मर्जी चला जाए पुलिस उसको पकड़ लेगी, दूसरे इलाकों में भी। अब देखें फर्ज करें को बंदे ने यहाँ जुर्म कर लिया और वो बलूचिस्तान चला गया, तो पुलिस उसको यहाँ वाली पुलिस उसको बलूचिस्तान में भी चेस करेगी, तो उन पुलिस वालों की भी हेल्प ले लेगी या जिस तरह भी करेगी, तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। और वो कह रहे हैं कि इसी चीज़ के अंदर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर भी आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा यहाँ से जुर्म करके आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर चला गया तो पुलिस उसको वहाँ से भी पकड़ सकती है। तो ये हमारे पास है 58 परसूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन के अंदर। इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर है 59। अब 59 डील करता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। अब लाजमी नहीं है कि हर केस के अंदर पुलिस ही किसी बंदे को अरेस्ट करे, आप या मैं प्राइवेट बंदे भी किसी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। किस केसेस के अंदर? वो आपके सामने फर्ज करें आप जा रहे सड़क पे, आपके सामने कोई बंदा कॉग्निजेबल सीरियस क्राइम कर देता है और जो वो केस वो ऑफेंस है वो एक नॉन बेलेबल भी है, तो क्या करेगा फिर वो प्राइवेट बंदा उसको पकड़ लेगा कि वो कहीं भाग ना जाए। तो प्राइवेट बंदा किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर उसकी आंखों के सामने हो गया है तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है, पकड़ सकता है। अब अरेस्ट करने से मरा दिए तो थोड़ा ही उसके हथकड़ी होगी, वो एक प्राइवेट बंदा है, वो उसको पकड़ सकता है, उसको किसी रस्सी में बांध सकता है, तो उसको वो पकड़ के अपने पास रख सकता है और वो फिर पुलिस को दे देगा, जरी सी बात है। और उसके बाद कोई अगर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई इश्तिहारी मुजरिम है, अब पुलिस ने जी अनाउंस किया हुआ है इस बंदे को पकड़ना है, अब वो बंदा किसी को नजर आ रहा है आप में से जाता हुआ, तो आप उसको क्या करेंगे? पकड़ लेंगे और पुलिस को दे देंगे। तो ये है जी हमारे पास कोई प्राइवेट बंदा भी विदाउट वारंट पकड़ सकता है किसी भी मुजरिम को। और उसके बाद हमारे पास ये था, हमारे पास 59 है और इसी के अंदर हमारे पास एक पॉइंट नंबर 2 है, पुलिस में री अरेस्ट हिम अंडर सेक्शन 54 इफ एप्लीकेबल। अब एक प्राइवेट बंदे ने पकड़ा है ना, अब पुलिस उसको कैसे पकड़ेगी? पुलिस उसको जो अपना वो केस बनाएगी वो 54 सेक्शन के तहत बनाएगी कि जी वो उसको री अरेस्ट भी कर सकती है। मतलब उसको अगर वो छोड़ गया है, मतलब अब एक प्राइवेट बंदे ने पकड़ा है या वो छूट गया या फिर पुलिस उसने आगे पुलिस को दे दिया है, तो पुलिस उसके तहत जो केस बनाएगी वो विदाउट वारंट वाला भी बना सकती है, या फिर वो भाग गया है तो पुलिस उसको दोबारा भी पकड़ सकती है अंडर सेक्शन 54, जैसे हमने पढ़ा है ना कि विदाउट वारंट वाला, तो वैसे भी पकड़ सकती है। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास है इस सेक्शन नंबर 59 का। अब इसी के अंदर हमारे पास जो सब सेक्शन 3 है, 59 सेक्शन के अंदर जो सब सेक्शन 3 आता है वो कहता है अगर कोई बंदा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, मतलब एक प्राइवेट बंदा है, आप या मैं जा रहे हैं और हमारे सामने कोई बंदा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब लेस जो सीरियस क्राइम है वो करता है, वो लेकिन वो अपना नाम अपना एड्रेस बताने की वो नहीं बताता, वो रिफ्यूज़ कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो 57 सेक्शन के तहत उसको भी पकड़ा जा सकता है। इफ़ नो ऑफेंस रिलीज इमीडिएटली। अब किसी बंदे को लगा है कि यार उस बंदे ने वहाँ से चोरी की है या उसने एक लेस जो है सीरियस क्राइम किया है और वो प्राइवेट बंदा उसको पकड़ लेता है, लेकिन जब पुलिस आती है पता चलता है कि हाँ इसने तो क्राइम नहीं किया, तो उसको इमीडिएट तौर पर रिलीज कर दिया जाएगा। ये एक बात माइंड में बिठा लें कि जब किसी बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगता है और बाद में साबित हो जाता है कि हाँ जी इसने जुर्म नहीं किया, तो उसको वो फौरी रिलीज कर देंगे। अब ये था कि एक 59 सेक्शन के तहत कोई भी प्राइवेट बंदा किसी बंदे को कब पकड़ेगा। एक है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, नॉन बेलेबल मतलब सीरियस क्राइम हो तब उसको पकड़ सकता है, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, कोई इश्तिहारी मुजरिम हो, या नंबर 3 पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब लेस सीरियस क्राइम हो बट वो बंदा अपना नाम और अपना पता बताने से इनकार कर दे, तो फिर भी उसको प्राइवेट बंदा एक 57 सेक्शन के तहत ऑन द रिफ्यूजल ऑफ नेम उसको भी मतलब अपना वो नाम बताने और एड्रेस बताने से भी उसको वो अरेस्ट कर सकता है एक प्राइवेट बंदा भी। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन है वो है जी 60, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर अथॉरिटी। मतलब ये है कि अगर आपने किसी बंदे को पकड़ा है, तो अगर आपने उसको विदाउट वारंट पकड़ा है तो विदाउट एनी डिले आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे या फिर आप उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने लाजमी पेश करेंगे। मतलब एक तो है ना कि आपने उसको लाजमी तौर पर विदाउट डिले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है। अगर आपने किसी बंदे को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया है तो सबसे पहले आप किसी भी देर किए बगैर आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। अब ऐसा भी है ना कि आपने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले आप उसको थाने ले हैं, तो आप अपने ऑफिसर को दिखाया है, आप अपने ऑफिसर के सामने पेश किया है, तो ऑफिसर भी क्या करेगा, विदाउट एनी डिले वो भी उसको जाके मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। तो आपने अगर किसी बंदे को विदाउट वारंट गिरफ्तार किया तो आपका सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो विदाउट एनी डिले आप या तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे एज अ पुलिस ऑफिसर, या फिर आप अपने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो आपका इंचार्ज है उस पुलिस स्टेशन का, उस थाने का, उसके सामने उसको आप जाके पेश करेंगे। और वो जो पुलिस इंचार्ज स्टेशन होगा वो भी क्या करेगा, वो फिर विदाउट एनी डिले या 24 घंटे के अंदर अंदर वो जाके मजिस्ट्रेट के सामने उस मुजरम को पेश कर देगा। अब है जी मैक्सिमम कस्टडी टाइम। इसका मतलब क्या है, अब किसी भी बंदे को अगर आपने गिरफ्तार कहीं से कर लिया है तो आप उसको अपनी कस्टडी में ज़्यादा देर नहीं रख सकते, विदाउट एनी डिले आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने जाके पेश करेंगे। अब ये है कि आपने एक बंदे को यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर से पकड़ा है और आपने फिर भी 24 घंटे के अंदर अंदर जाके उसको पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने, तो जो उसको पकड़ने के बाद जो वापस आने का टाइम है ना, आप उसको एक्सक्लूड करके बाकी आपने 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ना है। फ़र्ज़ करें आपने किसी बंदे को पकड़ने गए हैं और उस बंदे को पकड़ने के बाद आपको वहाँ से पुलिस स्टेशन या फिर मजिस्ट्रेट के सामने आते हुए आपको रास्ते में 5 घंटे लग गए, रास्ता ऐसा है या दूर है, तो वो 5 घंटे आप निकाल देंगे जो ट्रैवल टाइम होगा, बाकी उसके अलावा काउंट किया जाएगा कि आपने जब बंदे को पकड़ा है उसके बाद आपने 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मजिस्ट्रेट के सामने उसको लाजमी तौर पर पेश करना है विदाउट एनी डिले। या फिर वो कहते हैं कि आप 24 घंटे से ज़्यादा उसको अपने पास कस्टडी में नहीं रख सकते अनटिल आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दें। और इसी का सब सेक्शन 2 है 61 सेक्शन का, कि अगर हमारे पास ओनली एक्सेप्शन ये है कि स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 67 अंडर सेक्शन 167, मतलब या तो मजिस्ट्रेट खुद ना 167 सेक्शन के तहत कह दे कि आप इसको अभी अपने पास रखें, मैं इसको देख लेता हूँ। मतलब एक तो है कि आप उसको 24 आवर्स से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते विदाउट रिप्रेजेंटेशन बिफोर मजिस्ट्रेट के, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बगैर। और अगर आपने रखना भी है वो किस केस में रख सकते हैं, जब आपको मजिस्ट्रेट खुद कहेगा या फिर कोई मजिस्ट्रेट का कुछ स्पेशल ऑर्डर ना हो तब। उसके बाद हमारे पास है जी सेक्शन नंबर 62, पुलिस टू रिपोर्ट अरेस्ट। मतलब अगर किसी बंदे को पुलिस ने विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया है तो पुलिस का ये लाजम है कि वो कम से कम 3 बंदों को लाजमी इन्फॉर्म करेगी। अब इसमें क्या मतलब है, अब इसका क्या मतलब है, फ़र्ज़ करें किसी गांव से किसी बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया, अब विदाउट वारंट भी है, मतलब मजिस्ट्रेट को भी नहीं पता कि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया कि आपने इसको पकड़ना है, एक तो मजिस्ट्रेट को भी नहीं पता, पुलिस को लगा इसने जुर्म किया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अब जहाँ से पकड़ना है उसके घर वालों को भी नहीं पता, तो मतलब पुलिस फिर किसको इन्फॉर्म करेगी। अब घर वाले भी परेशान हैं और मजिस्ट्रेट के सामने अगर लोग चलेंगे तो उसको वो कहेगा मेरे पास तो मैंने कोई वारंट जारी नहीं किया। तो अगर पुलिस विदाउट वारंट किसी बंदे को गिरफ्तार करती है तो वो 3 लोगों को लाजमी बताएगी। नंबर 1 पे ज़िला नाज़म को बताएगी। लोकल गवर्नमेंट के अंदर एक पोस्ट होती है ज़िला नाज़म, पुलिस ज़िला नाज़म को लाजमी इन्फॉर्म करेगी कि हमने इस बंदे को, आपका ये जो ज़िला नाज़म का जो आपकी जुरिस्डिक्शन है, जिस एरिया के अंदर आप ज़िला नाज़म हैं, आपके एरिया में से हमने इस बंदे को पकड़ा है, ताकि वो जो ज़िला नाज़म है फिर वो इन्फॉर्म कर दे फर्दर आगे घर वालों को भी। एक तो वो बता देगा, ज़िला नाज़म को बताना ज़रूरी है। नंबर 2 पे DSP को बताना ज़रूरी है, जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर होता है उसको बताना लाजमी है। फिर नंबर 3 पे हमारे पास है DPSE, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को बताना पुलिस का जरूरी है कि हमने इस बंदे को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया है। और अगर मतलब लोकल गवर्नमेंट नहीं होती वहाँ पर, लोकल गवर्नमेंट अभी फ़र्ज़ करें इलेक्शन नहीं हुए या ज़िला नाज़म वहाँ पर है ही नहीं, तो फिर लाजमी है कि पुलिस जिसने अरेस्ट किया है वो DCO को, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर को लाजमी बताएगी कि जी हमने इस बंदे को फलां जगह से अरेस्ट किया और वहाँ पर ज़िला नाज़म नहीं है, तो इसलिए हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमने इस बंदे को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया है। तो ये हमारे पास है सेक्शन नंबर 62। इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 63 है, वो है जी डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन। मतलब अगर आपने किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया है, आप उसको कब छोड़ेंगे या आप उसको किस कंडीशन के अंदर छोड़ेंगे। तो आप उस बंदे को, जिस बंदे को आपने अरेस्ट किया है, आप उसको नहीं छोड़ेंगे एक्सेप्ट 3 कंडीशन के। आप 3 कंडीशन के ऊपर उसको छोड़ सकते हैं। नंबर 1 पे ऑन बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड, मतलब वो बंदा जिसको आपने अरेस्ट किया है वो अपनी श्योरिटी दे दे, वो उसके बदले में कोई बॉन्ड लेके दे दे कि जी मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाऊंगा, या उसकी कोई गारंटी दे दे, कोई बॉन्ड दे दे, फिर आप उसको छोड़ेंगे। नंबर 1 पे। नंबर 2 पर ऑन बेल, मतलब उसकी रिहाई हो गई है, उस कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं, मतलब एक बंदा पुलिस की कस्टडी के अंदर है और बेल हो गई है उसकी, मतलब उसका बेल मंजूर हो गई है, तो आप उसको छोड़ देंगे।
मतलब ऑन बेल आप उसको छोड़ सकती हैं। नंबर 3 पर है बाई स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, या फिर मजिस्ट्रेट स्पेशल ऑर्डर दे दे कि जी आपने उसको अभी गिरफ्तार नहीं करना, आप इसको छोड़ दें, तो आप उसको तब भी छोड़ देंगे। तो ये 3 कंडीशन आप किसी बंदे को छोड़ेंगे। पहले नंबर पे ऑन बॉन्ड, शॉर्टी बॉन्ड के ऊपर, नंबर 2 पर ऑन बेल के ऊपर, नंबर 3 के ऊपर अगर जब मजिस्ट्रेट का स्पेशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर आएंगे तब आप उसको छोड़ देंगे, आप उसको अरेस्ट नहीं रखेंगे अपने पास। तो इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन नंबर 64 है वो है जी ऑफेंस इन मजिस्ट्रेट प्रेजेंस। जब मजिस्ट्रेट मौजूद है और उसके सामने कोई जुर्म हो गया है तो फिर क्या होगा। वो कहते हैं कि जब मजिस्ट्रेट मौजूद होगा और उसके सामने जुर्म हो गया है तो मजिस्ट्रेट उसको खुद भी गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों के माइंड में आएगा कि मतलब विद वारंट या विदाउट वारंट, मजिस्ट्रेट खुद वारंट जारी करता है। अब जब मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म हो गया तो उसको वारंट की जरूरत ही नहीं है, वो उसको खुद भी गिरफ्तार कर सकता है। जो करप्शन के केसेज होते हैं ना, तो करप्शन के केसेज होते ही तब है या तब ही वो शुरू होते हैं जब करप्शन मजिस्ट्रेट के सामने साबित ना हो जाए, किसी बंदे से पैसे बरामद ना हो जाए या फिर वो करप्शन वाला जो माल है वो बरामद ना हो जाए। तो वो कहते हैं ही मे अरेस्ट द ऑफेंडर हिमसेल्फ, वो जो मजिस्ट्रेट है वो खुद भी उसको अरेस्ट कर सकता है। नंबर 2 पे हमारे पास है ऑर्डर समवन एल्स टू अरेस्ट, या फिर वो जो मजिस्ट्रेट है वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को या किसी को ऑर्डर कर सकता है कि आप इसको अरेस्ट कर लें। और ऑफेंडर में बी कैप्ट इन कस्टडी सब्जेक्ट टू जेल, तो फिर नंबर 3 पे क्या होता है कि वो उसको मतलब जेल भेज देगा। तो ये हमारे पास मतलब अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई जुर्म होता है तो उसको खुद भी गिरफ्तार कर सकता है, किसी को कह के भी गिरफ्तार करवा सकता है और उसके बाद फिर वो उसको सब्जेक्ट टू जेल कर देगा, जेल में भेज देगा। इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 65 है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट किन हालात के अंदर ये वारंट जारी कर सकता है अरेस्ट करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जो एक मजिस्ट्रेट है, जो उसको एरिया दिया गया ना कि आप इतने एरिया के मजिस्ट्रेट हैं, फ़र्ज़ करें कोई एक मजिस्ट्रेट है उसके अंदर ये आते हैं, फ़र्ज़ करें जी एक तहसील आती है। अब मजिस्ट्रेट किसी भी बंदे को इस तहसील में से गिरफ्तार करने के वारंट जारी कर सकता है। कब? जब वो लीगली तौर पर वो कम्पिटेंट हो, मतलब लीगली तौर पर वो किसी बंदे ने ऑफेंस किया हो तो मजिस्ट्रेट के उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकता है कि आप इस बंदे को पकड़ लाएं, इस बंदे ने ऑफेंस किया है। तो मतलब वो जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी भी बंदे को जिसने ऑफेंस किया उसको खिलाफ या शक है कि ये वाकई इसने ऑफेंस किया होगा तो उसको वो उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। एनी मजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम, वो किसी भी टाइम अरेस्ट और ऑर्डर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, वो खुद अरेस्ट कर सकता है या ऑर्डर अरेस्ट के कर सकता है विद इन हिज जुरिस्डिक्शन, अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर, इफ ही इज लीगली कम्पिटेंट टू इशू अ वारंट फॉर दैट पर्सन। अगर वो लीगली कम्पिटेंट है, मतलब उसकी वो एक जो है उसकी ड्यूटी के अंदर ये शामिल है, तो वो लाजमी तौर पर वारंट जारी कर देगा। फिर 66 के ऊपर हमारे पास है एस्केप एंड परसूट, मतलब अगर कोई बंदा भाग जाता है पुलिस की कस्टडी से या फिर उसको रेस्क्यू कर दिया जाता है, मतलब एक बंदे को पुलिस लेके जा रही है, उसके साथी हैं उन्होंने उसको रेस्क्यू कर लिया, या फिर एक बंदा पुलिस की कस्टडी से खुद भाग गया है तो पुलिस उसको क्या करेगी, उसको पकड़ेगी, परसूट करेगी, उसको पीछे जाएगी, चाहे उसको पाकिस्तान के किसी भी कोने से उसको ढूंढ के लाना पड़े। वो पुलिस की अगर कस्टडी से भाग गया तो पुलिस उसको पकड़ेगी, उसको परसूट करेगी, उसका पीछा करेगी। इफ अ पर्सन इज लॉफुली कस्टडी एस्केप और इज रेस्क्यूड द ऑफिसर पर्सन फ्रॉम whose custody he escaped may immediately chase and arrest him anywhere in Pakistan। तो जिसकी कस्टडी से वो भाग गया वो पुलिस ऑफिसर फौरन उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में बंदा चला गया है। फिर हमारे पास 67 सेक्शन है एप्लीकेशन, ये हमारा लास्ट सेक्शन है अरेस्ट के मतलब। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 47 टू 49, मतलब वो कह रहा है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है 47 सेक्शन से लेके 49 तक जो भी सेक्शन है उसकी एप्लीकेशन के बारे में ये सेक्शन नंबर 67 है। वो कहता है रूल्स ऑफ सेक्शन 47, 48, 49 अबाउट फोर्स एंट्री, मतलब वो जो ज़बरदस्ती एंट्री के मतलब है, फोर्स यूज़ करने के मतलब है, आल्सो अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 66। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास सारे के सारे जो सेक्शन है ना 47 है, 48 है, 49 है, वो कह रहे हैं ये 66 के अंदर भी यूज होते हैं। अब 66 के अंदर कैसे यूज होते हैं? 66 जो सेक्शन है वो ये कहता है कोई बंदा पुलिस की कस्टडी से भाग गया तो वो पुलिस ऑफिसर जो है वो उसको पाकिस्तान के किसी भी कोने से ढूंढ के ले आएगा। अब 47, 48 और 49 वो कह रहा है ये तीनों सेक्शन इस केस के अंदर भी उसकी हेल्प करेंगे, उस पुलिस ऑफिसर की। मतलब वो क्या करेगा, वो जाएगा, मतलब जो अगर वो किसी वो घर जो भाग गया जो मुलजम भाग गया वो जिस घर में जाएगा वो घर वाले उसको अलाउ करेंगे पुलिस ऑफिसर को कि वो वहाँ पर सर्च कर सके। अगर वो अलाउ नहीं करते तो वो घर तोड़ के चला जाएगा, मतलब उसके दरवाजे तोड़ देगा, उसकी विंडो तोड़ देगा, तो वो उसके घर में घुस जाएगा। और उसके मतलब अगर वो बाकी जो भी 49 है, 48 है और 47
तीन सेक्शन वो कहता है यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। इवन इफ द अरेस्टर इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर आर नॉट एक्टिंग अंडर अ वारंट, और वो कह रहा है जो अरेस्टर है, जो अरेस्ट करने वाला है, वो लाजमी नहीं कि वो पुलिस ऑफिसर हो, वो पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और भी हो सकता है, जिसको ऑर्डर मिला अरेस्ट करने के लिए, वो कोई कांस्टेबल भी हो सकता है, वो और भी प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं इफ द अरेस्टर इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर आर नॉट एक्टिंग अंडर अ वारंट, और वो वारंट के अंडर भी काम ना करो, तो फिर भी वो कह रहा है कि ये तीनों सेक्शन जो 47 है, 48 है, 49 उसकी हेल्प करेंगे। जी, तो मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो सारे का सारे जो अभी हमने अरेस्ट के जो सेक्शन पढ़े हैं 46 से लेके 67 तक हिफज हो जाएंगे। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, आपने कैसे याद करनी है। सबसे पहले जी आपको जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है जी, हॉनेस्ट स्टूडेंट एंजॉय बुक्स, नेवर स्किप स्टडी वर्क। जो अनेस्ट स्टूडेंट होते हैं, जो ईमानदार पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो किताबों के साथ उसको पढ़ने को एंजॉय करते हैं और वो अपना स्टडी वर्क कभी भी स्किप नहीं करते, नेवर स्किप स्टडी वर्क। वाइज एंड स्मार्ट रीडर्स, जो वाइज समझदार और जो स्मार्ट रीडर्स हैं, प्रिपेयर ऑल पेपर, वो तमाम पेपर्स की तैयारी करते हैं। मैनेज रूटीन ड्यूटीज़ ऑन एनी एग्जाम ऑलवेज, वो कहते हैं वो अपनी मैनेज जो उनकी जो रूटीन है उसको मैनेज भी करते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को भी मैनेज करते हैं ऑन एनी एग्जाम ऑलवेज, मतलब उनका जो भी एग्जाम होता है उसको वो ऑलवेज मतलब मैनेज करके चलते हैं। तो आपने इसको याद कर लेना है, ये आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रही है। इसको रिलेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले क्या है, हॉनेस्ट स्टूडेंट का पहला वर्ड क्या है, एच, और यहाँ पे पहला जो 46 सेक्शन वो क्या है, हाउ अरेस्ट इज मेड। जब आपके माइंड में हॉनेस्ट आएगा तो हॉनेस्ट का पहला वर्ड क्या है, एच, वो डील करेगा किसको, हाउ अरेस्ट इज मेड को। दूसरा क्या है, स्टूडेंट का एस किसको डील करेगा, सर्च ऑफ प्लेस को। फिर तीसरा हमारे पास है एंजॉय का ई है और यहाँ पर है एंट्री इफ रिफ्यूज्ड। नंबर 4 में हमारे पास बुक्स का बी है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्रेकिंग फॉर लिबरेशन, मतलब अगर आप बुक की बात आ गई है तो बुक आपको क्या देती है, आज़ादी देती है। जब आप पढ़ते हैं तो आप ग़ुलामी से आज़ाद हो जाते हैं, आप अपना कमाने वाले हो जाते हैं, मतलब आप ज़हनी तौर पर ग़ुलाम नहीं रहते। तो बी फॉर बुक्स, बी फॉर ब्रेकिंग फॉर लिबरेशन, आप आज़ादी के लिए तोड़ते हैं चीज़ों को, आप घर तोड़ के, विंडो तोड़ के, आप दरवाज़ा तोड़ के पुलिस वाले वहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेवर का एन है और यहाँ पर क्या है, नो एक्स्ट्रा रिस्ट्रेन, मतलब आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बांधेंगे। फिर 50 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एन से मुराद क्या था, नो एक्स्ट्रा रिस्ट्रेन है। फिर हमारे पास 51 पे है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्किप, मतलब वो कह रहे हैं अब यहाँ पर एस से मुराद स्किप है और यहाँ पर एस से मुराद क्या है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अगर किसी पुलिस ने किसी बंदे को अरेस्ट किया है, वहाँ से उसके घर से वो सारा चीज़ें लेके जाएंगे एक्सेप्ट उसके सामान। और स्किप के बाद हमारे पास यहाँ पर है स्टडी का जो एस होगा और यहाँ पर है सर्च ऑफ वुमेन, मतलब जो स्टडी है उसका वुमेन का बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो वो कह रहे हैं जो स्टडी का एस होगा और यहाँ पर है सर्च ऑफ वुमेन का है। फिर हमारे पास ये है डब्ल्यू फॉर है वेपन, जो हमारे पास है ना, अगर कोई किसी घर से वेपन निकल आया ड्यूरिंग सर्च। उसके बाद डब्ल्यू वर्क और उसके बाद है डब्ल्यू का वाइज, वो है जी व्हेन पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट, तो आप यहाँ से डब्ल्यू से दिया लेने विदाउट वारंट, और विदाउट वारंट का सेक्शन कौन है, 54 है। उसके बाद जी हमारे पास है एंड का ए आएगा और 55 पे अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स एंड हैबिचुअल क्रिमिनल्स है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एंड के बाद स्मार्ट का एस आएगा और ये क्या है, अब यहाँ पर है व्हेन पुलिस ऑफिसर सेंड सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट, तो यहाँ पर जो स्मार्ट का एस होगा इससे क्या होगा, इससे मतलब है हमारे पास यहाँ पर सबऑर्डिनेट ऑफिसर। आप सबऑर्डिनेट को याद कर लेंगे, मतलब जो हायर ऑफिसर ना, जो बड़ा अथॉरिटी वाला ऑफिसर है, वो स्मार्टली बड़ा प्ले करता है। वो क्या करेगा, वो अगर फर्ज करें खुद किसी और को पकड़ने जा रहा है, तो छोटा ऑफिसर है, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, इसको किसी और को पकड़ने भेज देगा, मतलब स्मार्टली काम करना। यहाँ पे ऐसे मतलब स्मार्ट और यहाँ पर ऐसे मतलब है सबऑर्डिनेट ऑफिसर। उसके बाद हमारे पास है जी स्मार्ट के बाद आर है रीडर है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास आर है रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। यहाँ पर आर है रीडर है और यहाँ पर आर है रिफ्यूजल, मतलब जैसे हम कहते हैं रीडिंग को रिफ्यूज करते हैं, यार मेरा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, वैसे यहाँ पर है मुजरम का भी बताने को दिल नहीं कर रहा कि जी मैं अपना नाम क्यों बताऊँ। 57 के बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 58 है, यहाँ पर है प्रिपेयर का पी और यहाँ पर है जी परसूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिसडिक्शन, आप किसी बंदे को ढूंढेंगे चाहे वो किसी और जुरिसडिक्शन में चला गया, किसी और इलाके में भी चला गया। उसके बाद यहाँ पर है 59 पर ऑल है, ऑल का ए होगा और यहाँ पर है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, मतलब ऑल प्राइवेट पर्सन, कोई बंदा भी पकड़ सकता है विदाउट वारंट। जब क्या होगा वो मैंने आपको 3 बताए हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन अवेलेबल होगा, या फिर वो बंदा अपना नाम बताने से रिफ्यूज़ कर रहा है, या फिर मतलब हमारे पास वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तिहारी मुजरम होगा। फिर उसके बाद हमारे पास है पेपर का पी है और यहाँ पर हमारे पास जो 60 पे होगा वो है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर अथॉरिटी, मतलब वो आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना या फिर ऑफिसर इंचार्ज स्टेशन के सामने पेश करना। फिर हमारे पास है जी
एम मुराद यहाँ पे मैनेज है 61 और यहाँ पर एम से मुराद क्या है, मैक्सिमम कस्टडी टाइम है। फिर हमारे पास यहाँ पर रूटीन का आर होगा और यहाँ पर क्या होगा, पुलिस टू रिपोर्ट अरेस्ट, मतलब यहाँ पर आर से रूटीन है और यहाँ पर रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट अरेस्ट मतलब जिस बंदे को आपने अरेस्ट कर लिया उसको रिपोर्ट करनी है। किन को रिपोर्ट करनी है, जिला नाज़म को करनी है, डीएसपी को करनी है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को करनी है। और अगर हमारे पास वहाँ पे जिला नाज़म नहीं है तो फिर डीसी को करेंगे। और उसके बाद 63 पे हमारे पास कौन सा होगा, 63 पे हमारे पास यहाँ पर है ड्यूटीज़, ड्यूटी का डी होगा और यहाँ पर क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन। किसी बंदे को छोड़ेंगे कब, किन कंडीशन पर, बेल पे, बॉन्ड पे। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के पे हम किसी बंदे को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है ऑन 64 के बाद जो ऑन का ओ है और यहाँ पर है हमारे पास 64 के ऊपर है जी ऑफेंसेस इन मजिस्ट्रेट प्रेजेंस, मतलब वो ऑफेंस जो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के अंदर हुए हैं। उसके बाद हमारे पास जी ऑन के बाद 65 पे एनी, यहाँ पर एनी हमारे पास एनी का ए है और यहाँ पर है अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट। फिर 66 पे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम है, एग्जाम का ई लेंगे और यहाँ पर हमारे पास है जी एस्केप एंड परसूट और यहाँ पर हमारे पास 67 पे ऑलवेज का ए होगा और यहाँ पर हमारे पास होगा एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 47 टू 49। तो ये हमारे पास जी ट्रिक है याद करने की और ये हमारे पास कंप्लीट सेक्शन थे अरेस्ट के। अगर आप ये सारे नोट्स बाय करना चाहते हैं, ना सिर्फ सीआरपीसी के, पीपीसी के और जितने भी हमारे पास लॉज कंप्लीट एसडीओ पीरा के सिलेबस के कंप्लीट नोट्स, सारे लॉज, लीगल मैक्सिम, ईच एंड एवरीथिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स के अंदर भी मिलेंगे और उनके साथ साथ आप उनके सारे के सारे सेक्शन भी तैयार कर सकेंगे। तो मैं आप लोगों को 50% डिस्काउंट दे, जो हमारी फीस 3000 रुपये थी उसको हमने कम करके 50% डिस्काउंट दे के हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें नोट्स प्लस टेस्ट 1500 के अंदर 1500 के अंदर प्रोवाइड कर सकेंगे। अगर आप लोग अपनी एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं या सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। दुआ में रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।